पिछले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोगों ने चैप्टर के 3 थ्योरम को डिस्कस किया था। आज हम लोग 3 थ्योरम और डिस्कस करेंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। हालांकि इस चैप्टर में ना जितने मेन और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है हम आपको केवल वही करवा रहे हैं, ठीक है। कल जो हमने करवाया था 3 वो, और आज जो हम आज 3 करवाएंगे वो, ये 6 ऐसे थ्योरम है जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि बात हो कि सर इन 6 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो वो आपका मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, जो कि हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे इन दोनों को डिस्कस करने के बाद, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कहने का मतलब यह है कि चैप्टर में जितने भी थ्योरम है मेन आज के क्लास में वो हमारा खत्म हो जाएगा। कल हमने 3 किया, आज हम 3 करेंगे, तो 6 लगभग इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट था तो हमने आपको करा दिया। तो कल 3 कर चुके हैं, 3 हम लोग आज कर लेंगे, फिर हम लोग कल से इस चैप्टर के सवालों के ऊपर चलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम देखते हैं पहले क्या कह रहा है ये वाला। और याद रहे हमने केवल आपको वही थ्योरम करवाया है जो कि चैप्टर के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि आपको इसमें साबित ये करना है, प्रूफ ये करना है कि एक पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल है, वो डायगोनल आपस में क्या करता है, दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यही आपको इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए देखो कितना सिंपल स्टेटमेंट में लिख दिया है। थ्योरम इसी प्रकार का होता है, स्टेटमेंट बहुत छोटा सा होगा लेकिन उसका प्रूफ बहुत ही तगड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बात हुआ है हमारा एक पैरेललोग्राम का, तो पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। चलिए बहुत ही ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं हम लोग। मानिए कि यही हमारा पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी, ये हमारा पैरेललोग्राम है। और इसका जो डायगोनल्स होंगे वो आपस में बाइसेक्ट करेंगे, तो डायगोनल्स भी इसका बनाना पड़ेगा। तो यहां से यहां आप एज्यूम करो पहला डायगोनल, और बी से लेकर डी हमारा दूसरा डायगोनल, और मान लेते हैं कि दोनों कट कर रहा है हमारा पॉइंट ओ, मान लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें जो आपने डायगोनल खींचा है ए सी और बी डी, ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि जितना AO होगा उतना ही CO होगा, उसी प्रकार से जितना BO होगा उतना ही DO होगा। यही आपको इसमें प्रूफ करके दिखाना है। चलिए तो प्रूफ करने का प्रोसेस आपको पता है क्या है। तो प्रूफ हम लोग, एक मिनट ये निकल रहा है क्या, प्रूफ हम लोग जो इसमें करेंगे वो बिल्कुल प्रोसेस से करेंगे, एक एक करके। एक मिनट चलिए ठीक है, देखा जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टेप वाइज गिवन ये सब लिखेंगे। सबसे पहले इसके गिवन में आइए। इसके गिवन में देखो क्या लिखा हुआ है, इसके गिवन में वही चीज लिखा हुआ है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, सिंपल सा। तो गिवन में क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AC और BD आपका डायगोनल है। तो सिंपल से यहाँ पे आप लिखोगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD हमारा क्या है, पैरेललोग्राम में हमने ये लिख दिया। और इसमें एक चीज और है कि AC और BD, AC एंड BD आर दी डायगोनल्स। ये हम लोगों को इसमें गिवन है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये कहाँ गिवन है, कहाँ दिया हुआ है। देखो स्टेटमेंट में लिख दिया ना, तो वही आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, उसी को हमने लिख दिया, बस सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब टू प्रूव में आइए। इसमें आपको प्रूव करना क्या है, इसमें आपको प्रूव ये करना है ना कि जितना हमारा AO होगा उतना ही हमारा CO होगा, जितना हमारा BO होगा उतना ही हमारा DO होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो सिंपल सा आप लिखो कि AO बराबर CO और BO बराबर DO, ये आपको इसमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसके प्रूफ पर आते हैं हम लोग। बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो चूंकि इसमें सबसे पहले ही कह दिया है कि ABCD हमारा क्या एक पैरेललोग्राम है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी याद आ रहा है जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल के साथ साथ
इक्वल भी होते हैं। ठीक है, इतना हमको समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना हमारा ए बी होगा उतना ही हमारा सी डी होगा, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होता है। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। और यदि थोड़ा सा इसके बारे में बात किया जाए तो एक चीज हम लोगों को इसमें और दिख रहा है, चलो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेटर होगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए आप हमको इसमें, ये यदि हमारा एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी क्या होगी, हमारे पैरेलल लाइन होंगे, जिसमें हमारा बी डी किसका काम कर रहा होगा, ट्रांसवर्सल का। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जितना हमारा एंगल ये होगा उतना ही एंगल हमारा ये होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कब होता है, जब हमारा दो पैरेलल लाइन हो। और ए बी सी डी जो कि हमारा पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है कि ए बी और सी डी हमारा पैरेलल लाइन है और ये बी डी हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, सिंपल। उसी प्रकार से यदि मेरा ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है तो ए सी बी किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। तो इस अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि जितना हमारा एंगल ये होगा उतना ही एंगल हमारा 4 होगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात। फिर से रीजन हमारा क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा, ये ए बी साइड सी डी के बराबर होगा क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, पहला ये हमने किया। दूसरा, चूंकि ये ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी प्रकार से एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग एंटर करते हैं। तो इन ट्रायंगल, इसका नाम ए ओ बी दे देते हैं, एंड ट्रायंगल डी ओ सी या फिर सी ओ डी दे देते हैं। चलिए, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल के एंगल 2 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2। रीजन क्या दोगे आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप रीजन देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इस ट्रायंगल का ए बी साइड इस ट्रायंगल के सी डी साइड के बराबर है। तो यहां पे आप लिखोगे ए बी बराबर सी डी। इसके लिए रीजन क्या दोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये आपको इसमें रीजन लिखना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला, इस ट्रायंगल का एंगल 3 इस ट्रायंगल का एंगल 4 के बराबर है। तो यहां पे लिख सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 4। इसमें भी रीजन आप क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बताइए किस क्राइटेरिया के तहत आपको दिख रहा है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड एंगल। इसमें देखोगे तो एंगल साइड एंगल, इसमें भी एंगल साइड एंगल, सिंपल। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं हैंस ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। किस क्राइटेरिया से, बाई एंगल साइड एंगल। तो दोनों ट्रायंगल को हमने जब कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया तो अब हम यहां पे ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ए ओ इस ट्रायंगल के सी ओ के बराबर होगा बाई सी पी सी टी। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं सो ए ओ बराबर सी ओ। रीजन में आप लिखेंगे बाई सी पी सी टी। उसी प्रकार से ऑल्सो उसी प्रकार से हम इसमें अब ये भी कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का जितना हमारा बीओ होगा उतना ही हमारा डीओ होगा, इस ट्रायंगल का बाई सी पी सी टी दोबारा। तो ऑल्सो बीओ बराबर डीओ। इसमें भी रीजन आएगा हमारा सेम बाई सी पी सी टी, सिंपल। तो क्या अब अगर देखो तो क्या यही दोनों आपको प्रूफ करना था, एओ बराबर सीओ एओ बराबर सीओ प्रूफ करना था, बीओ बराबर डीओ बीओ बराबर डीओ, ये तो आपको प्रूफ करना था। तो हो गया, तो लास्ट में लिख देना है बस हैंस प्रूफ्ड। बस इस तरीके से आपका ये थ्योरम प्रूफ हो गया। इसमें तो और कुछ नहीं बात है, बस यही था हमारा। तो इसमें बेसिकली कहा यह जा रहा था आपसे कि एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यही आप प्रूफ करके दिखाओ।
तो यही हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, सिंपल। चलो, तो कैसे प्रूफ करना है ये आपको ध्यान में रखना है, और इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं क्योंकि हमने आपको मात्र वही थ्योरम बताए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ सोच समझ के ही आपको बता रहे होंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिए जल्दी से। ये हो गया हमारा। उस पे आते हैं थोड़ा सा, इस पे क्या कहा गया है थोड़ा सा देखा जाए। इसमें कह रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि इसमें ना आपको पहले क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है आपस में बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि इसमें आपने बाइसेक्ट प्रूफ किया, लेकिन उसमें बाइसेक्ट पहले ही दे दिया है। बस आपको बताना यह है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा, हमारा एक पैरेललोग्राम है। चलिए, तो इसको ना थोड़ा सा हम लोग डायग्राम के थ्रू चलेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे। चलिए, आप सपोज करो कि यही हमारा क्वाड्रिलेटरल है, एक ए बी सी और डी। तो मान लीजिए कि यही हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है आपस में वो बाइसेक्ट कर रहा है, ये सवाल में ही दिया हुआ है। तो मान लेते हैं बाइसेक्ट कर रहा है कहां पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। तो बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि जितना हमारा ये होगा उतना ही ये होगा, जितना हमारा ये होगा उतना ही ये होगा। ये हम नहीं कह रहे, ये सवाल ही कह दिया है पहले। बाइसेक्ट करता है डायगोनल, मतलब पहले ही कह दिया कि हाँ डायगोनल आपस में हाफ हाफ में बढ़ जाता है, सिंपल। तो अब ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब इसके प्रूफ पे आते हैं, मेन जो हमारा हिस्सा है। तो सबसे पहले तो आप गिवन लिखोगे। गिवन में क्या क्या दिख रहा है आपको बताइए, कि ABCD एक हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हम लोग अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जितना हमारा AO है उतना ही हमारा CO है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है वो पहले दे दिया आपको इसमें। तो AO बराबर CO, उसी प्रकार से BO बराबर DO, सिंपल। चलिए, अब इसमें टू प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ आपको ये करना है कि ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं है बल्कि हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो सिंपल सा आपको इसमें करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए, इसके मेन हिस्से पे आते हैं हम लोग, प्रूफ पे। ये तो हमारा मेन होता है। चलिए, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने से पहले और थोड़ा आगे बढ़ने से पहले ना हम कुछ चीजें यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं, जो कि आराम से आपको दिख भी रहा होगा। ध्यान से देखा जाए तो यदि हम दो ट्रायंगल ले, इसमें एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, तो इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के साइड के बराबर है, इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के साइड के बराबर है। बस एक और चीज को बराबर पता चल जाए ना तो क्राइटेरिया हमारा लागू हो सकता है। बड़ा सिंपल है। देखो, आपको पता है कि जितना एंगल हमारा ये होगा उतना ही एंगल हमारा ये होगा। रीजन आप बता सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल सही। तो जितना एंगल ये होता है उतना एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कहाँ जानते हैं हम लोग, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर हमारा था, उसी से हम लोग जानते हैं। चलो, तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट पहले साबित करते हैं, बाद का काम हम लोग बाद में देख लेंगे। तो दो ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, यानी कि ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। तो ध्यान से देखा जाए तो इस ट्राइंगल का ये AO साइड बराबर है इस ट्राइंगल के CO के। ये कहां से हम लिख रहे हैं, अपने मन से क्या नहीं, ये तो गिवन दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रीजन में गिवन। उसी प्रकार से यदि और देखा जाए तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो इसमें आप लिखो एंगल AOB बराबर एंगल COD, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिखते हैं VOA, ठीक है। एक चीज और आपको दिख रहा होगा कि इस ट्रायंगल का BO साइड इस ट्रायंगल के DO के बराबर है। तो BO बराबर DO, ये भी कहां से पता है आपको, ये भी गिवन है, ये हम नहीं कह रहे, ये सवाल में पहले से दिया हुआ है। तो बताइए कौन सा क्राइटेरिया आपको लगता हुआ इसमें दिख रहा है, साइड एंगल साइड। कैसे भाई, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एंगल है
तो SAS क्राइटेरिया इसमें लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हैंस ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD रीजन बाई SAS के तहत ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो खैर इतना हो गया, तो अब इतना हो गया तो हम कह सकते हैं कि जितना हमारा एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल हमारा ये होगा बाई CPCD। सिंपल। तो हमको यहां पे करना पड़ेगा एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाई CPCT। ठीक है, इतना तो हमने कर दिया, लेकिन क्या आपको इसमें कुछ उठपटांग नहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। देखो, आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित किया, बहुत अच्छी बात है। आपने एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर साबित कर दिया बाई CPCT, वो भी सही बात है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखो तो ये दोनों एंगल एकदम तिरछा तिरछा है। ये एंगल बराबर आपने कर दिया, लेकिन एक्चुअली में दो एंगल हमारा है कैसा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है तो उस केस में हमेशा हमारा ये ABCD के साथ क्या होगा? पैरेलल होगा। और BD किसका काम कर रहा होगा? ट्रांसवर्सल का। तो यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 जो बराबर आपने किया, एक्चुअली में ये हमारा क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं तो साइड हमारे पैरेलल होते हैं। तो AB पैरेलल हो जाएगा CD के साथ। जब हमारा ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया, उसी प्रकार से यदि हम एंगल 3 यहाँ मान लें, एंगल यहाँ 4 मान लें, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो उतना नहीं लिखना पड़ता है। मैथ कहता है ना कि आपके सामने एक वर्ड है सिमिलरली, उसका इस्तेमाल कर लो, काम चल जाएगा आपका। तो सिमिलरली उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि AD जो है वो पैरेलल है BC के साथ। AD पैरेलल BC, यानी कि जिस तरीके से आपने पैरेलल इसको और इसको साबित किया, उसी प्रकार से हमारा ये AD और BC आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कर दिया। अब ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखेंगे आप। चलो थोड़ा सा ना आपके सहूलियत के लिए हम इसको पहला मान लेते हैं और इसको हम दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा को देखा जाए तो पहले में AB पैरेलल हो गया CD के, यानी कि ये वाला इसके साथ पैरेलल हो गया। दूसरे वाले में ये इसके साथ पैरेलल हो गया। अपोजिट साइड पैरेलल हो गए, इट मींस ABCD ऑटोमेटिकली हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि पहले इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। और यही आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए, सिंपल। तो लास्ट में लिख दीजिए आप हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपका ये थ्योरम भी प्रूफ हुआ, कंप्लीट हो गया। चलिए, इसका अब दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट लेकर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ऑनलाइन मेरे बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज मेरा मकसद है कि इस चैप्टर के सारे थ्योरम को कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 2 थ्योरम हो गया। एक थ्योरम हमारे चैप्टर का बच रहा है, जो कि मेरे नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इसको मिटा दें, ये वाला केवल मिटाते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा तो उसको बाद में मिटा लेंगे। तो पहले हम लोग ये वाला मिटा के काम करते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम को लिखने जा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है
वो आप लोग मेरे साथ लिखिए। उसका स्टेटमेंट क्या लिखना है थोड़ा सा लिखिए मेरे साथ। आपकी एनसीईआरटी बुक का स्टेटमेंट है, हम कहीं बाहर से नहीं दे रहे हैं। थ्योरम का पहले नाम लिख लेते हैं हम लोग। थ्योरम का नाम है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the थर्ड साइड। चलो ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है, याद रखेंगे। इसी थ्योरम को हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। यदि आपके पास कॉपी में जगह है तो नीचे में इसके यहाँ पे लिख लीजिए, यही हमारा ब्रैकेट में लिखिएगा मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। जब भी मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का जिक्र होता है तो उसके लिए हम लोग यही वाला स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट आप लिखो या फिर सिंपली आप इसको मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जान लो, बात आपका सेम रहेगा। ओके, चलिए अब इसमें क्या खास बात है मिड पॉइंट थ्योरम में, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, टीचर्स का ये फेवरेट थ्योरम क्यों होता है, ये तो आपको तब पता चलेगा जब प्रूफ करेंगे। चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और ये हर टीचर का फेवरेट थ्योरम होता है। हालांकि थ्योरम जो हमने आपको बताए हैं ये सारा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेवरेट होते हैं टीचर्स के, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट यदि इसमें से निकाला जाए तो आपका मिड पॉइंट थ्योरम है। देखो मिड पॉइंट थ्योरम ना थोड़ा सा देखने में बड़ा लगता है, लेकिन इसके ऊपर जो सवाल बनते हैं ना बहुत ही आसान होते हैं। तो बस थ्योरम थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, लेकिन इसका सवाल बड़ा ही आसान होता है। जब हम लोग अपने सवालों को बनाएंगे ना आपको पता चलेगा कि वाकई में आसान है, ठीक है। चलिए इसमें क्या कहा गया है देखते हैं पहले। The line segments joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। कुछ समझ में आया आपको? कुछ समझ में मेरे हिसाब से भी नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज को छोड़ो। आप पहले देखो ये ट्रायंगल का बात हुआ ना, तो पहले आप एक ट्रायंगल बना लो, बाद में देखेंगे जो बात हुआ बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले एक ट्रायंगल का बात हुआ तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल को ड्रॉ करो। चलिए एक पहले हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा एक खूबसूरत सा ट्रायंगल। ओके, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी, कुछ भी हमने नाम दे दिया, ठीक है। अब इसमें कह क्या रहा है ये, अब उसको समझिए बहुत ध्यान से। देखो प्रूफ करना केवल बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को आप समझो पहले। इसमें कह रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल में कितने साइड है? तीन साइड है। तीन साइड को छोड़ो, आप किसी दो साइड को पकड़ो और उन दोनों साइड पर मिड पॉइंट ड्रॉ करो। और मिड पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो आप इसमें कोई भी दो साइड ले सकते हैं, ये दोनों साइड ले लो या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों। चूंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो सीधा चीज जल्दी समझते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे आमने सामने वाला ले लेते हैं। तो मान लेते हैं एक साइड हमारा ये, इसका मिड पॉइंट ये मान लो और इसका मिड पॉइंट ये मान लो। मिड पॉइंट जैसे हमने कहा इसका मतलब है कि वो ऐसा पॉइंट है जो कि पूरे लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो इसका नाम कुछ दे देते हैं, एबीसी हो गया, इसका नाम डी और इसका नाम ई दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों मिड पॉइंट को आपस में आप ज्वाइन करो। तो वही इसमें क्या कहा गया था देख लो आप, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, यानी कि जो लाइन सेगमेंट यानी कि ये लाइन जो कि मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेगा वो क्या होगा, ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो पहला साइड तो आपका ये वाला आपने लिया, दूसरा साइड आपने ये वाला लिया, तीसरा कौन बच गया नीचे बीसी का। तो थ्योरम आपसे ये कह रहा है ना कि आप ये प्रूफ करके बताओ कि आपने ट्रायंगल के दो साइड पे जो मिड पॉइंट लिया है उस मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो लाइन तीसरे साइड के साथ पैरेलल होगा। सिंपली इसमें यह प्रूफ करना है कि डी और ई आपका मिड पॉइंट है, इसको जो आपने ज्वाइन किया डीई से, वो डीई लाइन हमारा बीसी के साथ क्या है पैरेलल है।
यही आपको इसमें प्रूव करना है और ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग कुछ गिवन है पहले तो उसको लिख लेते हैं, फिर आगे का काम हम लोग बाद में करेंगे। तो पहले गिवन पे आइए। गिवन आप क्या देख रहे हो? गिवन सिंपली आपके पास ए बी सी नाम का एक ट्राइंगल है, तो ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल है, लेकिन गिवन में ना आपको एक दो चीज और दिख रहा है, पता है क्या? देखो, जैसे हमारा डी मिड पॉइंट, इसका मतलब है कि जितना हमारा ए से लेकर डी होगा उतना ही हमारा डी से लेकर बी तक होगा। मिड पॉइंट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। उसी प्रकार से जितना हमारा ए से लेकर ई होगा उतना ही हमारा ई से लेकर सी होगा, तो वो भी तो हमारा गिवन ही हुआ एक तरीके से। तो यहाँ पे लिख लो आप ए डी बराबर डी बी। उसी प्रकार से एक चीज और इसमें क्या बराबर है, ए ई बराबर है इसी के। ये आपके पास गिवन दिया हुआ था। अब इसमें आपको टू प्रूफ क्या करना है, वो आ जाओ मेन हिस्सा। प्रूफ ये करना है कि डीई जो है ना वो पैरेलल है बीसी के साथ, यानी कि ये डीई इसके साथ पैरेलल है, ये आपको इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन भी हम लोग इसमें करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है वो ध्यान से समझिए। देखो, कंस्ट्रक्शन में आपको सिंपली ये जो आप डीई देख रहे हो ना, इसको ज्वाइन थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, प्रोड्यूस करना है। ठीक है, चलो मान लो डी हो गया, ई हो गया, एफ पॉइंट मान लेंगे इसको हम लोग, और बाद में इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ओ सॉरी, नहीं मैच नहीं किया, एक मिनट। इस तरीके से। ठीक है, अब इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी डी ई हो गया, इसका नाम हम दे देते हैं एफ। ठीक है, लेकिन इसमें करना क्या थोड़ा सा वो भी समझो। इसमें आपको प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस डीई टू एफ सच दैट डीई बराबर ई एफ। इतना करना है, फिर आपको ज्वाइन करना है। समझाते हैं, पूरा बात आपको समझाते हैं। फिर ज्वाइन करना है आपको एफ सी को। मतलब क्या हुआ इसका समझिए। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखा है समझिए, डीई को एफ तक प्रोड्यूस करना है, लेकिन ऐसे प्रोड्यूस करना है कि ये डीई बराबर हो जाए किसके, ई एफ के। ओके, और लास्ट में आपको एफ को सी से ज्वाइन कर देना है, वही हमने लिखा बस इसमें। अब हमारा मेन काम प्रूफ पे आते हैं। अच्छा, इसमें ना एक दो चीज यदि हमारा ड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे बहुत ध्यान समझिए। ये इसके बराबर आपने अभी खींचा है कंस्ट्रक्शन से, तो ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है कि नहीं बताइए पहले। बिल्कुल, क्योंकि मिड पॉइंट था हमारा डी। उसी प्रकार से इतना हमारा ये है उतना ही हमारा ये है, क्योंकि ये भी हमारा एक मिड पॉइंट था ई। कहने का मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये वाला इसके बराबर। बस इतना यदि आपने कर दिया तो बार बार आपको उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वहीं से हमारा काम चल जाएगा। अब आप प्रूफ में आइए। प्रूफ में आने से पहले हम आपको दो ट्राइंगल दिखाना चाहेंगे। आपको एक ट्राइंगल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है और एक ट्राइंगल आपको यहाँ पे बनता दिख रहा है, तो इन दोनों ट्राइंगल में हम इंटर करते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, इसका नाम चलो ए डी ई दे देते हैं, ए डी ई, एंड ट्राइंगल इसका नाम ई एफ सी दे दो, ई एफ सी, सिंपल सा। तो दो ट्राइंगल हमारे पास है, ये और ये। अब बहुत ही ध्यान से आप समझो इसको। देखिए, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इस ट्रायंगल के साइड के बराबर है। उसी प्रकार इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल का इस साइड के बराबर है। तो दो साइड हमको दिख रहा है, लेकिन एक यदि कुछ और दिख जाए, या तो साइड या तो एंगल, तो हमारा काम बन जाएगा, दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एक चीज हमको यहाँ पे दिख रहा है, पता है क्या? देखो, ये एंगल इसके बराबर हो सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सिंपल। तो अब आइए आप इन दोनों ट्रायंगल में, तो ए डी ई में यदि देखा जाए तो ए ई बराबर है, यानी कि ये वाला ए ई बराबर है ई सी के। कहां से पता भाई आपको? ये कहां से पता आपको? गिवन है। देखो, ए ई ई सी के बराबर है, तो यहां पे आप गिवन लिख दो। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इस एंगल का नाम क्या देंगे हम लोग?
AED दे दो, एंगल AED बराबर एंगल इसका नाम FEC दे दो, FEC, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, सिंपल। अब इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के साइड के बराबर है, तो यहां पे आप लिखोगे DE बराबर EF बाई, कहां से पता आपको, बाई कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन में ही आपने इसको इसके बराबर किया था। देख लीजिए आप कहां गया हमारा कंस्ट्रक्शन, ये वाला। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा अब साइड एंगल साइड के तहत दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो अब यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हैंस ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EFC, रीजन आप लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब ये तो हमारा अभी तक फिलहाल ठीक ठाक काम हुआ, अब मेन काम थोड़ा सा अब बचा है, देखा जाए, बहुत ही ध्यान से समझिए इसको। हाँ, यदि हमारा ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो हम कह सकते हैं कि जितना हमारा AD होगा उतना ही हमारा FC होगा बाई सिंप्लिसिटी, यानी कि ये ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया, तो जितना हमारा AD होगा उतना ही हमारा FC होगा बाई सिंप्लिसिटी। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं सो AD बराबर FC, रीजन क्या दोगे आप, बाई CPCT, बाई CPCT। अब एक बात जरा आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाकर बताना हमको, ठीक है। यदि CPCT के तहत AD FC के बराबर है तो क्या BD भी FC के बराबर होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो D हमारा क्या था, मिड पॉइंट था। यदि हमारा D मिड पॉइंट है, इसका मतलब है कि जितना हमारा AD होगा उतना ही हमारा D भी होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, जितना ये उतना ही है, ठीक है। अब हमारा बाई CPCT के तहत ये इसके बराबर हो गया, इसका मतलब है कि ये भी हमारा इसी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या थे, हमारे इक्वल थे। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं DB बराबर FC, और इसको आप मानोगे इक्वेशन नंबर अपना फर्स्ट। यहां तक तो समझने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमने सिंपल सा पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित किया, बाई CPCT के तहत AD को हमने FC के बराबर कर दिया। यदि AD हमारा FC के बराबर है तो DB भी FC के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि D हमारा मिड पॉइंट था, जितना ये है उतना ही हमारा ये है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अब अगला कुछ कदम थोड़ा सा और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यदि हमारा ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो जितना हमारा एंगल ये होगा उतना ही एंगल हमारा ये होगा। जरा रीजन बताइए, बाई CPCT, ऑब्वियस ये बात है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहां पे अब थोड़ा सा अगला काम करते हैं अपना। चलो इसको ना एंगल हम 1 नाम दे देते हैं और इसको एंगल हम 2 नाम देते हैं। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाई CPCT के तहत हमारा एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आप क्या करो, इस तरीके से ट्रायंगल है ना, थोड़ा सा इसको आप ऐसे सीधा करो, तो ये वाला पूरा AB हमारा ऊपर चल जाएगा और ये FC हमारा पूरा नीचे आ जाएगा। तो फिर AC किसका काम कर रहा होगा, वहां पे ट्रांसवर्सल का काम कर रहा होगा, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 हमारा बराबर है CPCT के तहत। एक्चुअली में एंगल 1 और एंगल 2 हमारा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी दिख रहा है हमको। बस थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ, ये दोनों आपस में तिरछा एंगल है, बस थोड़ा सा इस ट्रायंगल को आप ऐसे घुमा लो तो आपको दिखेगा कि AB ऊपर है और FC हमारा नीचे है और AC हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो दोनों आपस में इक्वल के साथ कैसा एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर
आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मेरा एंगल 1 एंगल 2 दोनों आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसका मतलब है कि ए बी पैरेलल है किसके साथ, एफ सी के साथ। तो शो ए बी पैरेलल एफ सी। अच्छा, क्या आप ये बात मानते हो कि यदि मेरा ये पूरा ए बी एफ सी के साथ पैरेलल है तो ये आधा भी डी बी पैरेलल होगा इसके साथ? बिल्कुल सही बात। इसका मतलब हो गया कि आप एक इतना बड़ा लाइन खींचो या फिर आप इतना बड़ा लाइन खींचो, यदि दोनों आपस में पैरेलल है तो पूरा पैरेलल है या फिर आधा भी हमारा पैरेलल ही होगा। तो वही बात तो हम इसमें भी कह रहे हैं, यदि मेरा पूरा ए बी पैरेलल है एफ सी के साथ तो इसका आधा भी डी बी एफ सी के साथ पैरेलल होगा। ऑब्वियस सी बात है। चलिए, यही हम आपको समझाना चाहते थे और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, कुछ नए बातों को भी सीखते हैं। और अभी इसमें अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी है इसमें। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यदि ए बी एफ सी के साथ पैरेलल है तो हमारा डी बी भी पैरेलल होगा एफ सी के साथ, एफ सी के साथ। और इसको हम मान लेते हैं अपना इक्वेशन सेकंड। अब बहुत ही ध्यान से देखो तो जरा इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट में है dB बराबर एफ सी, यानी कि ये dB एफ सी के बराबर है यहाँ पे, और यहाँ पे dB एफ सी के साथ पैरेलल है। ऐसा कब होता है? पैरेललोग्राम में। ऑब्वियस ही बात है, यानी कि ये दोनों आपस में कैसा साइड है, अपोजिट साइड। और पैरेललोग्राम का खासियत ये होता है कि अपोजिट साइड इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होते हैं। तो यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे पैरेलल है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि डी एफ सी बी हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सो डी एफ सी बी इज अ पैरेललोग्राम। उसी प्रकार से यदि हमारा डी एफ सी बी एक पैरेललोग्राम है और ये इसके साथ पैरेलल है तो सिमिलरली डी एफ भी पैरेलल होगा बी सी के साथ। यानी कि यदि ये साइड इसके साथ पैरेलल है तो ये भी इसके साथ पैरेलल होगा, सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि डी एफ पैरेलल होगा, डी एफ पैरेलल होगा बी सी के साथ। अब यहाँ पे ना आप एक बार फिर से अपना लॉजिक लगाइए और दोबारा हमको बताइए कि यदि ये पूरा हमारा डी एफ पैरेलल है बीसी के साथ तो इसका आधा यानी कि डीई भी पैरेलल होगा क्या बीसी के साथ? बिल्कुल। तो हैंस यहाँ पे हम लोग एक बात और लिख सकते हैं कि डीई पैरेलल होगा बीसी के साथ। यानी कि यदि ये पूरा हमारा बीसी के साथ पैरेलल है तो ये आधा भी इसके साथ पैरेलल होगा। ऑब्वियस सी बात है, डी पैरेलल बीसी। क्या यही आपको प्रूफ करना था? डी पैरेलल बीसी, बस हो गया। तो लास्ट में आप लिख दोगे हैंड्स प्रूव्ड। बस यही था आपका मिड पॉइंट थ्योरम। ये ई है, हैंड्स। कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको इधर जो हमने लिखे हैं थोड़ा सा छोटे छोटे अक्षरों में है, लेकिन इसको थोड़ा सा गौर से समझेंगे तो आराम से समझ में आएगा। पहला ये था कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया बाई सीपीसीटी, और एंगल 1 और एंगल 2 हमारा क्या है, एक अल्टरनेट एंगल है जिसके वजह से ए बी और एफ सी आपस में पैरेलल है। यदि हमारा ए बी एफ सी के साथ पैरेलल है तो डी बी भी एफ सी के साथ पैरेलल होगा। इस वजह से हमारा डी एफ सी बी हमारा क्या होगा, एक पैरेललोग्राम हो गया। और यदि पैरेललोग्राम हो गया तो डी एफ बी बी सी के साथ पैरेलल होगा। यानी कि यदि ये वाला इसके साथ पैरेलल है तो ये वाला भी इसके साथ पैरेलल होगा। और ये पूरा पैरेलल है बीसी के साथ तो इसका आधा यानी कि डीई भी बीसी के साथ पैरेलल होगा। तो हमने यहाँ पे लास्ट में लिख के हैंड्स प्रूव्ड कर दिया। इस तरीके से हमारा ये थ्योरम भी कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और सबसे पहला रिक्वेस्ट ये रहेगा कि इस डायग्राम को थोड़ा सा आप अपने कॉपी में बड़ा बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने बहुत कुछ घिस-पिच कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको आप बड़ा बनाइएगा अपने कॉपी में स्पेस लेकर, तो ये अच्छा सा आपको दिखने में लगेगा, ठीक है। और ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम को सॉल्व करने का बहुत ही सटीक और आसान तरीका, ठीक है। इस तरीके से हमारा मिड पॉइंट थ्योरम भी कंप्लीट होता है। अब 2-3 मिनट मेरे बातों को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बातों को समझिए। देखिए, अच्छा स्क्रीनशॉट पहले, बातों को ध्यान से समझना है कि इस चैप्टर के बहुत ही अंदर हम लोग आ चुके हैं। पहले 2 क्लास में तो हम लोगों ने चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझा, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर 2 क्लास में, आज का क्लास मिला के 2 क्लास में हमने थ्योरम को समझा,
और टोटल हमने 6 थ्योरम आपके सामने डिस्कस किया, और ये 6 थ्योरम इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम थे। इसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका मिड पॉइंट वाला है, ठीक है। और टीचर की नजर में ये थ्योरम हमेशा नजर में रहता है, याद रखेंगे आप, मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 थ्योरम इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट थे और टोटल हमने आपको बताया। तो अगले वाले क्लास में आप क्या करेंगे, 6 का 6 थ्योरम और टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर का जो प्रॉपर्टी था वो आप याद करके आएंगे, तभी जाकर आप एक्सरसाइज के सवालों को बनाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस आपको आएगा, ठीक है। तो अगले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग जब मिलेंगे तो हम ये मानकर चलेंगे कि थ्योरम आपको रिवाइज किया हुआ है, पूरा चीज आपको पता है, और जब डायरेक्टली हम लोग अपने सवाल पे चलेंगे। तो बेसिकली कल से हम लोग अपने सवालों का सिलसिला चालू रखेंगे, 2-3 क्लास को सवालों को बनाएंगे, उसके बाद फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो रिवाइज करके आइएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।